अब हम पढ़ते हैं जो हमारा लास्ट क्लास हुआ था उसमें हमने देखा था कि 1853 का चार्टर आया था। 1853 के चार्टर में बहुत सारी बातें की गई, जैसे विधान परिषद वगैरह का निर्माण की बातें की गई थी। परंतु आपको पता है कि जो लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प की नीति थी, वो हड़प की नीति ने कहीं न कहीं भारत में जो राज कर रहे थे, राजा जो राज कर रहे थे, राज घराने के जो व्यक्ति थे, उन्होंने कहीं न कहीं उनमें गुस्सा फूटा। और कहीं न कहीं हमें देखते हैं 1857 की महान क्रांति जो है वो देखने को मिलती है, जो मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई को। आपको पता है मंगल पांडे से शुरू किया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने शुरू किया, है ना। आपका बरेली में खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया, आपका कानपुर में तात्या टोपे ने शुरू किया, दिल्ली में आपको पता है कि दिल्ली में आपको बहादुर शाह जफर था, उसने किया था, है ना। और गुलबदम आपका जो क्या बोलते हैं लखनऊ में जो थी वो थी बेगम हजरत महल ने किया। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगहों पे क्रांति तो की, लेकिन वह है क्रांति बहुत ही सफल क्रांति हमें देखने को नहीं मिलता है। इस असफल क्रांति ने बहुत सारी सफलता भी देखी गई। यहाँ से उस समय बताया जाता है जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो इंग्लैंड था, तो इंग्लैंड का उस समय प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामर्स्टन। लॉर्ड पामर्स्टन ने बोला भैया कंपनी का शासन अभी के अभी समाप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी एक प्राइवेट संस्था है, कहीं ना कहीं वो अपना काम कहीं न कहीं फायदे के लिए करती है। भैया कहीं ना कहीं कंपनी का शासन को हटा के हमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश ताज को अर्थात ब्रिटिश क्राउन को जो है अब सत्ता जो है भारतीय क्षेत्र की सत्ता देनी चाहिए। एक विधेयक लेके आया लॉर्ड पामर्स्टन ने, लेकिन वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हाउस ऑफ कॉमन से तो पास हो गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाके वो विधेयक जो है निरस्त हो गया। उसके बाद लॉर्ड पामर्स्टन की जगह जो थे वो थे आपके लॉर्ड डार्बी। लॉर्ड डार्बी जो थे वो आए थे, वो बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और उन्होंने फिर एक विधेयक लेके आया, और उस विधेयक को बोला गया भारत शासन अधिनियम। क्या बोला गया? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस 1858 के भारत शासन अधिनियम में ये बोला गया कि अब कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और कंपनी द्वारा जीता गया जो भू क्षेत्र है, आपका भारत का जो भू क्षेत्र है, उस पर अब क्राउन का अर्थात ब्रिटिश ताज का डायरेक्ट नियंत्रण होगा। अर्थात अब ब्रिटिश ताज जो होगी वो भारत पर डायरेक्ट अर्थात शासन करेगी, डायरेक्ट नियंत्रण करेगी। ये बोला गया इलाहाबाद, आपको पता होगा इलाहाबाद में एक महासभा हुई जिसकी अध्यक्षता उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कर रहे थे। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में जाके यह बोला कि अब जो भारतीय अधिकृत क्षेत्र है उस क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज का अर्थात ब्रिटिश क्राउन का जो है वह अधिपत्य रहेगा। यह बात को देखते हुए ये बोला गया कि 1858 के अधिनियम में और कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसकी स्थापना सन 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए हुई थी, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, डिजॉल्व कर दिया जाएगा, और इसकी जगह एक नया परिषद बन के आएगा जिसे भारत सचिव और उसका परिषद कहलाएगा। भारत सचिव और उसका परिषद कहलाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को समाप्त करो, भारत सचिव और उसके परिषद का निर्माण करो। इस भारत सचिव तथा परिषद को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 16 थी, जिसमें 15 सदस्य थे वो परिषद के सदस्य थे तथा एक अध्यक्ष हुआ करता था भारत सचिव। ठीक है, और इन सभी को जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से देने की बात बोली गई थी। तो याद रखिएगा कि भारतीय राजस्व, भारतीय सचिव जो था उसको कहीं न कहीं भारत के राजस्व से जो है वो वेतन मिलता था। भारत सचिव के पास बहुत ही शक्तिशाली पद था। भारत सचिव सिर्फ और सिर्फ जो लोक सेवा आयोग है और अर्थशास्त्र की बातों को छोड़कर, अर्थव्यवस्था की बातों को छोड़कर बाकी सारी बातों को, परिषद की सारी बातों को मानने से वो इनकार कर सकता था। लेकिन अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन
और आपका लोक सेवा आयोग से रिलेटेड जो आपके विधेयक होते थे या कानून होते थे उसको भारत सचिव को मानना ही पड़ता था, क्योंकि यह दोनों जो आपके बातें होती थी अर्थव्यवस्था और लोक सेवा से रिलेटेड, यह बहुमत के आधार पर इसका निर्णय लिया जाता था। समझ में आ गया होगा भारत सचिव। भारत सचिव के पास एक और ताकत थी कि यह वायसराय से गुप्त पत्र, मतलब गुप्त जो संदेश है वह मांग सकता था वायसराय भारत में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये सारी बातें जो है भारत सचिव जो है उससे वह बातें मांग सकता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भारत सचिव जो हुआ करता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल या संसद का सदस्य होना आवश्यक था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल या संसद का होना आवश्यक था। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना या ब्रिटिश संसद का सदस्य होना जरूरी हुआ करता था। अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में से किसी भी का एक का सदस्य होना जरूरी था भारत सचिव को। ठीक है, ये हो गया। तो भारत सचिव के पास ये ताकत थी, कहीं न कहीं वहाँ बहुत ही एक शक्तिशाली व्यक्ति जो है हम निकल के आया। और प्रश्न ये रहेगा, भारत का मतलब अंग्रेजों के समय जो भारत सचिव का जो पद आया था तो प्रथम भारत सचिव कौन बने थे, और जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो अंतिम भारतीय सचिव कौन थे। ये दोनों के दोनों जो है आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और ये भी प्रश्न होगा, क्या 1947 में ही जाके ये भारत सचिव का पद समाप्त हुआ? प्रश्न बहुत अच्छा है, देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाता है। मजा आएगा, तभी तो इंटरेस्ट लगेगा। तो भारत सचिव और उसकी परिषद कुल मिला के 16 सदस्य, ठीक है। भारत सचिव उसकी परिषद को जो वेतन होगा वो भारतीय राजस्व से देने की बात बोली गई थी। इसके बाद जो अगली बात इसमें बोली गई थी जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि अब गवर्नर जनरल जो होता था, भारत का गवर्नर जनरल के साथ भारत का वह वायसराय भी कहलाने लगा। कई जगह ये पूछा जाता है, बोला जाता है कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, वायसराय का पद आ गया। नहीं, गवर्नर जनरल का पद था और उसी गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाता था। अब प्रश्न आता है भाई कि उसे गवर्नर जनरल कब कहा जाए, वायसराय कब कहा जाए? तो उसे गवर्नर जनरल कब कहा जाता था? जब कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे, कंपनी के जो जीते हुए क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पर जब ये राज करता था, उन क्षेत्रों को जब ये राज चलाता था, उस पर नियंत्रण स्थापित करता था, उस पर कानून बनाता था, तब वह गवर्नर जनरल कहलाता था। और जब वही व्यक्ति किसी राजघराने में अर्थात किसी राजा के पास जाता था संधि करने के लिए, समझौता करने के लिए, तो जब किसी राजा के पास गया है शांति या समझौता के लिए, तो उस समय वह कहीं न कहीं ब्रिटिश सम्राट के अधीन एक व्यक्ति की तरह जाता था। तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन एक व्यक्ति के तरह, रिप्रेजेंटेटिव की तरह जाने के कारण उसको वायसराय कहते थे। अर्थात जिस क्षेत्र में अंग्रेजों का पहले से अधिपत्य था वहां भी गवर्नर जनरल ही कहलाएगा, लेकिन जिन क्षेत्र में उसका अधिपत्य नहीं है अर्थात राजघराना या राजा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जब वो जाता था संधि करने के लिए तब वह वायसराय कहलाता था। ये है इसका बेसिक डिफरेंस गवर्नर जनरल और वायसराय। इसके बाद अगला आता है कि गवर्नर जनरल जो था इसकी परिषद में सदस्य जो है, आपको पता है कि चौथा सदस्य जो विधि सदस्य आया था 1833 के चार्टर में, 1853 के चार्टर में बोला, 1833 में बोला गया वह केवल एक परामर्श दे सकता है, जबकि 1853 में उसे वोट देने का अधिकार मिल गया। इसके बाद अब परिषद में सदस्य की संख्या एक और बढ़ा दी गई और नए सदस्य का नाम बोला गया विधिवेत्ता। मतलब वो कानून को एक्सप्लेन करने का काम करेगा, मतलब कानून का अच्छा खासा जानकार होना चाहिए। ये 5वां सदस्य जो है गवर्नर जनरल की परिषद में जोड़ दिया गया, ये काम किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के जरिए ही 1861 में जाके भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। भारत का प्रथम बजट पेश किया गया अंग्रेजों के अधीन जब भारत था, उस समय 1861 में जाके क्या किया गया, भारत का बजट पेश किया गया। और इस बजट को पेश किया था जेम्स विल्सन ने इसको पेश किया था। जेम्स विल्सन ने जाके इसको पेश किया। तो इस प्रकार से ये है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 के महान क्रांति के समय उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉमस्टन थे। 1858 के भारत शासन अधिनियम के समय लॉर्ड डार्बी आए, ठीक है। इसमें बोला गया कंपनी के हाथों से शासन को निकालो और ब्रिटिश क्राउन के हाथों दे दो, और भारत का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की पद को समाप्त करो, भारत सचिव और परिषद का एक नया पद का सृजन करो,
गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है? गवर्नर जनरल वह व्यक्ति जब भारतीय अधिकृत क्षेत्र में वह राज करता है, वायसराय जब वह किसी राजा से संधि करने की बात करने जाता है, एक ब्रिटिश सम्राट है उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरह। 1861 में जाके पहला बजट भारत का पेश होता है, जिसे पेश किया था जेम्स विल्सन। इस बहुत ही अच्छे अधिनियम के बाद अगला अधिनियम आया था, इसे हम बोलते हैं 1861 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में कहीं न कहीं गवर्नर जनरल की जो ताकत है उसको बढ़ाया गया। गवर्नर जनरल जिसमें अभी सदस्यों की संख्या 5 थी, अब सदस्य गवर्नर जनरल चाहे तो वह 6 से 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, जिसमें से आधे से ज्यादा सदस्य जो है गैर सरकारी होना आवश्यक कर दिया गया। तो मतलब गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल जो परिषद है, चाहे गवर्नर जनरल चाहे तो उनकी बात को मानने से इनकार भी कर सकता था, ये भी था। मतलब गवर्नर जनरल के पास एक वीटो पावर तो थी, अपने परिषद की बातों को मानने से इनकार कर सकता था। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है, गवर्नर जनरल जो होता है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है इस अधिनियम के जरिए। गवर्नर जनरल इस अधिनियम के जरिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दिया जाता है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के जरिए इसके जरिए वो अध्यादेश जारी कर सकता है, और अध्यादेश को उतना ही तक शक्ति होगा जो सामान्य कानून को शक्ति है। तो कहीं न कहीं बहुत ही बड़ा ताकत हुआ अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल के पास। गवर्नर जनरल चाहे तो नए प्रांत का निर्माण कर सकता है, और इस नए प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी अपॉइंटमेंट कर सकता है। ये बोला गया गवर्नर जनरल का ये ताकत था कि नए प्रांत का निर्माण कर सकता है। साथ ही साथ गवर्नर जनरल जो नए प्रांत का जब गठन होगा, इसके अलावा ये बोल दिया गया इस कानून के जरिए कि जो मद्रास है, जो हमारा मद्रास और मुंबई है, इसके विधान परिषद को फिर से शक्ति दे दी गई कि वह अपने क्षेत्र में कानून बना सकता है। लेकिन मद्रास और मुंबई में जो कानून बनेगा वह गवर्नर जनरल के साइन के बिना वह कभी भी फुल प्रूफ नहीं होगा, वह कानून मान्य नहीं होगा। मतलब गवर्नर जनरल के पास अभी भी बहुत ज्यादा ताकत दी गई थी। ये इस भारत परिषद अधिनियम में हमें देखने को मिलता है कि सदस्यों की संख्या 6 से 12 तक बढ़ा सकता है, वह गैर सरकारी सदस्य हो सकता है। साथ ही साथ उसको वीटो पावर है, वह अपने परिषद की बात को मानने से इनकार कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसको प्राप्त हुई गवर्नर जनरल को। नए प्रांत का निर्माण कर सकता है, और नए प्रांत का निर्माण के साथ साथ वहां गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति कर सकता है। इसी अधिनियम के जरिए बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम प्रांत नए 3 प्रांतों का निर्माण 1861 के भारत परिषद अधिनियम के जरिए हुआ था। साथ में मुंबई और आपका मद्रास को अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन बिना गवर्नर जनरल के साइन के बिना वह कानून मान्य नहीं। इसके बाद जो भारत परिषद है, भारत परिषद जो हमने देखा था, भारत परिषद किसको बोलेंगे? ये भारत सचिव और उसकी परिषद को हम भारत परिषद बोल सकते हैं। तो भारत सचिव और उसकी परिषद जो थी, इसको एक विधिगत शक्ति दे दी गई। इसका मतलब भारत सचिव और उसकी परिषद जो है कानून का निर्माण कर सकते थे, अर्थात विधि के निर्माण की शक्ति जो है इनको दे दी गई थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ था कि भारत सचिव और इसकी परिषद को विधि संबंधी अर्थात कानून संबंधी शक्ति जो है इस अधिनियम के जरिए को दे दिया गया। तो ये है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद 2 अधिनियम और आते हैं। एक होता है शाही उपाधि अधिनियम, आपने सुना ही होगा, और शाही उपाधि अधिनियम है। और इसके अलावा इसमें 20वें अधिनियम भी आया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत के सम्राज्ञी भी घोषित कर दिया गया था 1876। इसके बाद सीधा आते हैं हम लोग 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। 1898 का जो भारत परिषद अधिनियम है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या किया गया? इसमें यह किया गया जो केंद्रीय विधान परिषद थी, जो हमने ये भारत परिषद है 1861 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें था आपका गवर्नर जनरल की परिषद। लेकिन 1892 में है, इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ विधान परिषद, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। मैं बात कर रहा हूँ विधान परिषद की। तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से 16 तक बढ़ाई जा सकती थी।
लेकिन विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से 16 तक बढ़ाई जा सकती थी, यह बोला गया। और इसमें से आधे ज्यादा सदस्य, इसमें सभी सदस्य जो थे वो गैर सरकारी सदस्य होंगे, यह बात बोला गया। मतलब इसमें कहीं न कहीं भारतीयों की नियुक्ति का पहला द्वार खुलने को देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो ये है विधान परिषद की बात। दूसरी बात, प्रांतीय विधान परिषदों की भी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। इसका सबसे महत्वपूर्ण तीसरा टॉप पॉइंट ये है कि यहाँ पे पहली बार अप्रत्यक्ष मतदान की बात बोली गई थी। जो प्रांतों के जो गैर सरकारी सदस्य होंगे उनका चुनाव अप्रत्यक्ष वोट के जरिए, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के जरिए होगा, जिसमें जिला बोर्ड है, निगम है, ये सब मिलके जो है इसका चुनाव, इन गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव करेगी। जिला बोर्ड तथा अन्य सदस्य है आपके सामने पूरे स्क्रीन में दिखेगा बेटा। यह अप्रत्यक्ष चुनाव जो है यह इसका सबसे बहुत ही बेहतरीन क्या बोलते हैं इसका विशेषता हमें देखने को मिलता है। इसके बाद बोला गया कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के जरिए एक और बहुत ही बेहतरीन बात बोला गया कि भारतीय जो होंगे, भारतीयों को जो है बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया। याद रखिएगा, बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया और प्रश्न पूछने का अधिकार भी 1892 के भारत परिषद अधिनियम के जरिए किया गया। बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार जो है भारत परिषद अधिनियम के द्वारा दिया गया। लेकिन यहाँ पे पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था अभी भी, ना तो अभी पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था और ना ही वोट देने का अधिकार अभी नहीं था। और भाई कहीं न कहीं एक दरवाजा तो खुला कि यहाँ से बहस करेंगे और प्रश्न भी पूछेंगे, कम से कम ये तो मिला भाई, कुछ तो मिला ना, ये हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि, भारतीयों के विधान परिषद में एक प्रकार से रास्ता खुला कहीं कहीं। अप्रत्यक्ष वोट पद्धति के जरिए क्या हुआ कि विधान परिषद में अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली शुरू हुई, इसकी सबसे बड़ी विशेषता हुई। और भारतीयों को बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पर पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था और ना ही वोट देने का अधिकार देखने को हमें मिलता है। इस प्रकार से आपका 1892 का भारत परिषद अधिनियम खत्म होता है। तो हमने अभी पढ़ा 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अगला हम पढ़ने वाले 1909 का मार्लियामेंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का माउंटबेटन योजना। भी बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है, लगे रहेंगे बेटा, बहुत ही जल्दी से कंप्लीट करेंगे। तो लाइक शेयर कमेंट और कोई भी कमी होगी जरूर बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो रहा हो वो भी बताइएगा, आवाज में कोई प्रॉब्लम कहीं भी, क्योंकि आपका निंदा हमारा, आपकी निंदा नहीं कि निंदक नीरे राखे आंगन कुटी सभाए और बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे सुभाए। क्योंकि भाई हमको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना है और यह एक निःशुल्क सेवा है। जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय छत्तीसगढ़ महिला।